बीमा रखना पड़ेगा। गॉट इट मितांशु, ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. राइट, ग्रेट। Yes, sir. सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज बेसिकली वी कंसिडर इन लाइफ इंश्योरेंस। मानव जीवन मूल्य हम लाइफ इंश्योरेंस में कंसिडर करते हैं। अब ये जो मानव जीवन मूल्य है ना, इस मानव जीवन मूल्य में आप देखोगे तो हर इंसान का अलग अलग निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टेज अलग होगी, उनकी एज अलग होगी, उनकी इनकम अलग होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट उनका जो वर्किंग रिमेनिंग वर्किंग ईयर्स हैं वो अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू देयर एज। सो दैट इज़ वाई देयर ह्यूमन लाइफ वैल्यू विल बी डिफरेंट। अब जब अलग अलग ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकलेगी तो उनको अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस की भी आवश्यकता होगी, और वो हम आप भी इसी फील्ड में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें समझेंगे, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। तो भारत में बीमा का प्रचार प्रसार करने में आप भी हम सबकी मदद करेंगे। स्पेशली दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज कंट्रीज हु आर डेवलपिंग एंड टू बिकम द डेवलप्ड नेशन। बिकॉज आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन दे आर डेवलप्ड बिकॉज there is 100% people or the citizen of that country they are insured, right? Got it? This is also a factor जो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, अब वापस आते हैं। देखिए, पहला मैंने HLV बताया, अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन लाइफ ये MWPA। MWPA क्या है? MWPA स्टैंड्स फॉर मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। मैरिड वुमन, इसको हिंदी में कहते हैं विवाहिता महिला संपत्ति अधिनियम। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस 1874। 1874 में ये आया, और इसके सेक्शन 6 में लिखा है इस एक्ट के कि द बेनिफिशियरी ऑफ MWPA whatever the property and policy the purchased by my customer, the beneficiary will be either wife or children's, or wife and children both. In case of Hindus, the adopted child is also there, and in case of Muslims there are 4 wives can be considered, right? तो अब इसको हिंदी में समझ लीजिए कि इसके लाभार्थी जो MWPA के तहत कोई भी पॉलिसी या प्रोडक्ट खरीदा है, कोई पॉलिसी या जो प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके लाभार्थी या तो पत्नी होंगे या बच्चे होंगे, या पत्नी और बच्चे दोनों हो सकते हैं, जो भी मेंशन होगा। इसके अलावा और कोई नहीं ले सकता उसको। हिंदू अगर है तो उसमें एडॉप्टेड चाइल्ड या गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है, और मुस्लिम के केस में 4 बीवियाँ शामिल होती हैं। इसमें नॉमिनी नहीं होता, याद रखिएगा। अगर MWPA मेंशन है तो नॉमिनी देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। MWPA है तो या तो पत्नी को मिलेगा या बच्चे को मिलेगा, ठीक है। इसमें ट्रस्टी होता है। इसमें क्या होता है? ट्रस्टी, हाँ, जिसे नियासी कहते हैं हिंदी में, ट्रस्टी होता है इसमें, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण में जो यहाँ पे फिगर्स लिखी हुई हैं उस पर इग्नोर करिएगा, जो फिगर मैं बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण आपने सुना होगा, कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर जागो ग्राहक जागो, ये स्लोगन भी होता है उसका, है ना। जो आपने अगर मैनेजमेंट के छात्र हो आप लोग, तो आपने उसमें कैविएट एम्पिटर का एक पढ़ा होगा, लेट द बायर बी अवेयर, है ना। तो ये क्या है? ये बेसिकली है क्या? ये उपभोक्ता संरक्षण ही है। उपभोक्ता संरक्षण के 3 फोरम होते हैं। एक जिला फोरम होता है, एक राज्य फोरम होता है, एक राष्ट्रीय होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल फोरम, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक की शिकायत सुनते हैं? देखो, ये जो फिगर लिखी है 20 लाख रुपए पहले थी, अब बदल गया है। 1 करोड़ तक की शिकायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुनी जाती है, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की शिकायत ये आपकी सुनी जाती है राज्य फोरम में, और 10 करोड़ से ऊपर की जो भी शिकायत है वो सुनी जाएगी आपकी राष्ट्रीय फोरम में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो मुझे बताइए डिस्ट्रिक्ट फोरम में कहाँ से कहाँ तक सुनी जाती है? सर 1 to 10। गलत हो गया। डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो बिलो 1 करोड़, हाँ बिलो 1 करोड़। अब 1 करोड़ से लेकर के बिलो 10 करोड़ ये कहाँ सुनते हैं? ये राज्य फोरम पे। हाँ, राज्य, हाँ, स्टेट पे। और 10 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय फोरम, राष्ट्रीय, याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, बीमा योग्य हित और परम सद्भाव का सिद्धांत। देयर आर 2 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा के 2 सिद्धांत हैं। अब सामने सामने सुनिएगा। जीवन बीमा के 2 सिद्धांत हैं। देयर आर 2 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। वन इज अटमोस्ट गुड फेथ, इंग्लिश में कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ, उसे कहते हैं परम सद्भाव का सिद्धांत। क्या कहते हैं? परम सद्भाव का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब होता है बीमा योग्य हित। क्या होता है? बीमा योग्य हित। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको पहला समझाता हूँ, परम सद्भाव का सिद्धांत यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ कहाँ होता है? अटमोस्ट गुड फेथ वहाँ होता है जहाँ पर आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपने अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना चाहिए।
तो लाइफ इंश्योरेंस में पहला नियम ये है कि ग्राहक को, और ये बीमा अधिनियम 1938 यानी कि लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लिखा है। अब ये याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस का एक्ट कब आया था? 1938, 1938, और ये आया था 1 जून 1938 को, ठीक है। अब यही पूरा भारत में अब चलता हुआ चला जा रहा है। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट है, इसकी एक धारा में लिखा हुआ है आपका अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भाव का सिद्धांत, जिसमें भी बोला गया है कि ग्राहक को अपने बारे में पॉलिसी लेते समय सब कुछ सत्य सत्य बताना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एवरीथिंग द कस्टमर शुड टेल ट्रुथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। ठीक, जो भी वो बताएगा कंपनी वो मान लेगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो मान लेगी, ठीक। बट इसी में एक और कंडीशन लगी है, वो है इसके सेक्शन 45, याद रखिएगा, सेक्शन 45 इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहते हैं निर्विवादिता उपखंड। इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज में लिखा हुआ है कि ठीक है, जो भी ग्राहक ने बताया है वो कंपनी मान रही है, सब कुछ सच सच मान रही है, परम सद्भाव का सिद्धांत है कि हमारे ग्राहक ने पॉलिसी लेते समय सब सच बताया होगा। लेकिन अगर 3 साल के अंदर अंदर, पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर, याद रखिएगा, अगर पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी को ये पता चला कि ग्राहक ने कुछ गलत बताया है, तो कंपनी के पास साक्ष्य अगर मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को अधिकार है कि वो सारी प्रीमियम जब्त कर लेगी और पॉलिसी को सीज कर देगी। ठीक, क्लियर क्लियर, ठीक। ये है इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज। और इसी क्लॉज में एक और चीज़ लिखी है कि 3 साल तक ऐसा कर सकती है कंपनी, लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर कंपनी को बिना किसी डिस्प्यूट के क्लेम सेटलमेंट करना पड़ेगा। राइट, क्लेम सेटलमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। अब देखिए, दूसरा जो अधिनियम है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, वो क्या है? बीमा योग्य हित, यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मेरे को एक बात बताइए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हम 3 लोग इस कॉल पे हैं, ठीक है। मैं हूँ मितांशु, ओपन योर कैमरा यार प्लीज, वी आर इंटरेक्टिंग इन फ्रंट। हाँ, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मुश्किल से हाफ एन आवर, और आई विल नॉट टेक मोर टाइम बिकॉज मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो हम लोग बस सिर्फ ये डिस्कशन कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू बोथ आर फ्री। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। आज आप स्टूडेंट बन गए। हाँ, आप अपने स्टूडेंट्स को बोलते हो यही, आज आप स्टूडेंट बन गए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में फिर आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये देखिए, बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखिए, हम इस कॉल पे 3 लोग हैं, मितांशु इज़ देयर, उज्जवल इज़ देयर, आई एम देयर। नाउ सी, हम एक दूसरे के ऊपर इंश्योरेंस नहीं ले सकते कि एक अगर मर जाए तो दूसरे को पैसा मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। In the same way, you cannot take life insurance on your friend, on the life of your friend, that उसको कुछ हो जाए तो आपको पैसा मिल जाए। It's not possible. तो इसका मतलब यह है कि आपके दोस्त के जीवन में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो फिर किसके जीवन में होता है? आपका अपने जीवन में होता है। सबसे पहले, अगर मैरिड हैं तो वाइफ के जीवन में जाएगा, वो भी अगर उन्हें कुछ होता है तो आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, मिलेगा। अगर आपको होता है तो उनको मिलेगा, राइट। और बच्चों के जीवन में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि इसके अलावा किस पे? इसके अलावा एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम होती है, ठीक है। इसके अलावा की मैन इंश्योरेंस, किसी कंपनी के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से वो कंपनी चल रही होती है, हाँ, तो उनको की मैन कहा जाता है, मुख्य व्यक्ति बीमा, तो की मैन इंश्योरेंस कहा जाता है। तो वो की मैन पे कंपनी का होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लेनदार देनदार, डेटर क्रेडिटर, इसके ऊपर में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मितांशु और उज्जवल के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया और उसमें उज्जवल ने मितांशु को 10 लाख रुपए दे दिए लोन, ठीक। अब उज्जवल ने 10 लाख रुपए दिए मितांशु पे, तो अब उज्जवल मितांशु के ऊपर 10 लाख रुपए तक का बीमा ले सकते हैं, अब ले सकते हैं। अब अगर उन्हें कुछ होता है तो 10 लाख रुपए बीमा कंपनी आपको दे देगी। ये कब इंश्योरेबल इंटरेस्ट डेवलप हुआ? जब उन्होंने दिया, क्रेडिट दिया। जैसे आपने देखा होगा, बैंक लोन देता है तो आपके जीवन में वो जीवन बीमा ले लेता है, उतना लाइफ इंश्योरेंस। होम लोन लेता है कोई लोग, तो उसके लोन प्रोटेक्शन चिपका करके ग्राहक को दिया जाता है, ताकि अगर कस्टमर को कुछ हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी ना बिके, बीमा कंपनी से वो भरपाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
तो मित्र का बीमा नहीं किया जा सकता, बीमा योग्य हित नहीं है कि उसको कुछ होगा और हमें पैसा मिलेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मितांशु यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके नो सर। ओके ग्रेट। उज्जवल को क्लियर हुआ? ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भारत जीवन में इंडिया में अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस आज से नहीं है, वैसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले बीमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि लॉयड कॉफ़ी हाउस, लंदन में लॉयड कॉफ़ी हाउस है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और फिर इंडिया में ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 तो बाद में बना, इससे पहले भी 1912 में एक एक्ट बना था, उसे भी इंश्योरेंस एक्ट 1912 कहते हैं, लेकिन अब वो काम नहीं आता। जब 1938 बन गया तो उसको फिर ख़त्म कर दिया गया था, राइट। फिर LIC, आपने नाम सुना होगा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो अब 1 सितंबर 1956 में LIC बनी थी। LIC सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो बहुत सारी छोटी छोटी लोकल कंपनियों को मिला करके, चिट फंड कंपनी, प्रोविडेंट फंड कंपनी, इन सबको मिला करके बनाई गई कंपनी थी। ठीक, और वो बनी थी 1 सितंबर 1956। इसी दिन कहा जाता है कि भारत में बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हैज़ हैपेंड इन 1956, 1 सितंबर 1956, याद रखिएगा। ये तो लाइफ इंश्योरेंस का हो गया, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ था 1972 में, याद रखिएगा। देयर आर टू इंश्योरेंस, वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर इज जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1972 में। लाइफ इंश्योरेंस का कब हुआ था? 1956 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1956 में लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ था, जब LIC बनी थी। क्लियर? अब देखिए, LIC के बनने के बाद 1999 तक वही काम करते रही, लेकिन 1993 में मल्होत्रा कमेटी बनी थी, जब फाइनेंस मिनिस्टर आपके ये सरदार जी थे, क्या नाम, मनमोहन सिंह। उस समय एक मल्होत्रा कमेटी बनी थी, और मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि सिर्फ LIC, देखो इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यस नो, आप बताइए। पॉपुलस का मतलब सबसे बड़ी आबादी आज की डेट में इंडिया की है। हाँ, हमने चाइना को भी पिछाड़ दिया। और 1993 में जब मल्होत्रा कमेटी बनी थी, तो उस टाइम पे वी वर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, उस समय भी हम छोटे नहीं थे, हम सेकेंड लार्जेस्ट थे। चाइना के बाद हमारा पॉपुलेशन था, अब हमने चाइना को पॉपुलेशन में पिछाड़ दिया है, अब हम वी आर नंबर 1। अब एक बात बताइए, इतना बड़ा कंट्री, सिर्फ क्या एक कंपनी मात्र है सफिशिएंट है कि इतने सारे लोगों का बीमा कर सके? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई ये रिकमेंडेशन आया कि भाई और प्राइवेट कंपनीज़ को भी मौका दिया जाए, और ताकि हम नंबर ऑफ़ वर्किंग हैंड्स बढ़ाएं, हम इतने ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री में हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसके लिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी मौका दिया गया। तो लेकिन अब ये है कि उनके ऊपर में एक भाई वॉच डॉग भी तो बिठाना था, गवर्नमेंट का कोई एक वॉच डॉग, कोई रेगुलेटरी बॉडी जो देखती रहे। तो 1999 में, याद रखना, 1999 में IRDA फॉर्म करा गया। ठीक है, IRDA क्या है? IRDA का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले समझिए। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।